हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भी हम सॉलिड का नेक्स्ट सेशन करने वाले हैं। तो हम कहाँ पर थे? लेंथ ऑफ फेस डायगोनल एंड क्यूब डायगोनल, क्यूब डायगोनल और फेस डायगोनल की लेंथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और ये टॉपिक शायद आपको थोड़ा समझ नहीं आया था। तो देखिए, ये तो आसान है। क्यूब डायगोनल की लेंथ √3 होती है। ये तो आ गया था सबको समझ में, यस सर। है ना? जो सबसे बड़ा डायगोनल होता है, मतलब इस कॉर्नर से, अब इस कॉर्नर से इस वाले नीचे वाले कॉर्नर, अगर कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर को मिलाओगे तो नॉर्मल डायगोनल है, जिसको हम साइड डायगोनल कहते हैं। मतलब किसी भी एक साइड का जो डायगोनल बनेगा ऐसे ऐसे करके, है ना? लेकिन सबसे लंबा जो डायगोनल होता है उसको क्यूब का डायगोनल बोलते हैं और उसकी वैल्यू आती है √3। अब दूसरा उसने एक और चीज बोली है, यहाँ देखिए इन्होंने ये क्या कर रखा है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फेस सेंटर। फेस सेंटर, फेस का सेंटर एक तो ये रहा, और एक मान लो नीचे वाले फर्श है, इसका सेंटर। ये समझ में आया अभी? फेस सेंटर क्लियर है ये सबको? ठीक है। तो अब देखिए, इस फेस सेंटर का इसने डिस्टेंस पूछा कि डिस्टेंस कितना होगा, तो इन दोनों को मिला दिया हमने। ये ब्लैक वाली लाइन से दोनों फेस जुड़ गए एक दूसरे से। अब इसको ऐड करने के बाद हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकलेगी? पूरी लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब क्या है? ए है, तो ये हाफ है, क्योंकि ये सेंटर में एटम रखा हो, तो ये हाफ हो गया a/2। समझ में आ गया? यस सर। सेम टू सेम ये वाली लेंथ कितनी होगी? ये भी a पूरी साइड का हाफ होगा, तो ये भी a/2 आपको पता है, डायगोनल निकालना है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, और उसका अंडर रूट इक्वल आ जाएगा डायगोनल। तो डायगोनल आएगा a√2, a डिवाइडेड बाय √2। अब ये भी आपको डायरेक्टली लर्न रखेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। इसको फाइंड आउट करने मत बैठना। डेरिवेशन का मतलब होता है एक बार सीख लो उसे, लेकिन आपको लास्ट आंसर तो याद रखना ही है। तो यहाँ पर a/√2 आ गया। सेम टू सेम अब उसने बोला कि एज सेंटर का हाफ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट एज सेंटर। तो एज सेंटर का हाफ कैसे आएगा? a/√2 लिख लीजिए। लेकिन आपको पता है, इसको रैशनल नंबर को 9th 10th में आप रैशनलाइज करते थे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में, तो क्या करते थे? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। वाई? रूट नीचे नहीं होना चाहिए, ये कट जाएगा तो यही सेम आएगा, बट हम इसको काटते नहीं है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आता है? a/√2 और √2 का √2 का स्क्वायर 2 आ जाता है, 2 a/2 √2। तो ये वो निकाल रखा है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर फिर सेम टू सेम अब दूसरा देखिए, ये भी वही आने वाला है। जो साइड है, एज है, एज का हाफ सेंटर ये रहा, दूसरे एज का हाफ सेंटर ये रहा। एज भी साइड ही होती है, ऑब्वियस सी बात है। एज दो कह सकते हैं फेस से मिलकर बना होता है। टोटल 6 फेस होते हैं ना, तो 2 फेसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वो 2 फेसेस का ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, तो इसकी वैल्यू भी a/2 आती है, इसकी वैल्यू भी a/2 आती है। तो इन दोनों की वैल्यू a/2 है, और ये रूट आपको निकालना है डायगोनल। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये। तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? a/√2। ये भी सेम आएगा। तो यहाँ दोनों की वैल्यू सेम टू सेम आ रही है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दोनों ही सेम है। क्लियर है बेटा सबको ये? कंसिडर द डायगोनल। अब इन्होंने √2a और √3a शो करके निकाल रखा है, तो ये हमें जरूरत नहीं है, ये हम पहले से ही कर चुके हैं, ये आसान ही काम है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको अब याद होनी चाहिए डायगोनल में। इलस्ट्रेशन है भाई, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड? नॉन क्रिस्टलाइन कौन सा है? CaCl, NaCl, CaF2, ग्लास। शीशा नॉन क्रिस्टलाइन, हम पहले से बात कर चुके हैं, है ना? Which of the statement is incorrect about amorphous solid? के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? They are anisotropic। amorphous solid आइसोट्रोपिक होते हैं, एनाइसोट्रोपिक नहीं होते, है ना? दूसरा, रिजिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड सारे रिजिड और इनकम्प्रेसिबल है, भले ही वो अमोर्फस हो, भले ही अमोर्फस सॉलिड का दूसरा नाम होता है शूडो सॉलिड। शूडो पी से शुरू होता है, नकली सॉलिड। वो सूडो वाला सर? हाँ, शूडो, पी सूडो रिएक्शन, SEU, हाँ शूडो वही वाला। शूडो सॉलिड भी बोलते हैं, नकली सॉलिड, या फिर इसको क्या बोलते हैं याद रखिएगा? सुपर कूल्ड लिक्विड, बहुत ज्यादा ठंडे किए गए लिक्विड। इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि जैसे तारकोल होता है, वो 11 सालों में 1 ड्रॉप गिरती है उसकी, है ना? याद है? यस सर। है ना? तो वैसे ही ये सुपर कूल्ड लिक्विड है, एक्चुअल में वो सॉलिड है ही नहीं, इसलिए इनको हम सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस है, इनकम्प्रेसिबल होते वो सॉलिड ही हैं। दे आर मेल्ट ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, ये भी पता है। दे आर नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। इनमें पार्टिकल्स अरेंज नहीं होते ऑर्डरली।
ऑर्डर नहीं होता इनका, ठीक है। पर ये वाला पॉइंट गलत है। सारे पॉइंट जरूर पढ़ने चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को देखते हो एक चीज सही मिलेगी, 3 चीजें गलत मिलेगी। गलत को पढ़ना भी जरूरी है, एक सही चीज को पढ़ना भी जरूरी है, उससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन है क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रोपिक है, बिल्कुल सही असर्शन है ये, ठीक है। रीजन, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक। क्या वेरी क्लोजली पैक की वजह से ये एनाइसोट्रोपिक है? नहीं, ये रीजन नहीं है। तो मतलब बी, अब ये बी क्या है भाई? सर वो उसकी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, दोनों सही है ये। सर वो असर्शन रीजन वाले में। सर असर्शन रीजन है सर ना, शायद दोनों सही हैं, वहाँ पर पे वो बी correct इसकी दोनों सही होंगे, लेकिन उसका बी रीजन उसकी करेक्ट रीजन बताया नहीं ना उसका, ठीक है ठीक है, वो मैं समझ गया, भावनाएं तो शॉर्ट समझ फॉर्म गया। में। लेकिन इनको वो बताना चाहिए ना कि ए सही है, बी सही है, बी उसका सही रीजन है, सी उसका सही रीजन नहीं है, ये फलाना है, धिमकड़ा है ना, वो बताया नहीं उन्होंने। Yes. चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंसिडर, ये बात तो सही है बट वो उसका रीजन सही नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बात ये सही है बट रीजन सही नहीं है, सीधी सी बात ये। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन, प्रिमिटिव यूनिट सेल ये हम कर चुके हैं। प्रिमिटिव में क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर एटम होते हैं, है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली कॉर्नर। सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर के अलावा सेंटर पर भी होते हैं, जैसे फेस सेंटर्ड FC बोलते हैं इसको, बॉडी सेंटर्ड BC बोलते हैं इसको, एंड सेंटर्ड EC बोलते हैं इसको, और ये सब हम कर चुके हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम जरा। टाइप ऑफ क्यूब यूनिट सेल, क्यूब यूनिट सेल के टाइप भी सिंपल, प्रिमिटिव, बेसिक, क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो इसको सिंपल भी बोल सकते हो आप, क्यूबिक सिंपल क्यूबिक, या प्रिमिटिव भी बोल सकते हो, या बेसिक क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हो। प्रिमिटिव का मतलब जो सबसे बेसिक है या पुरानी है, वैसे प्रिमिटिव का मतलब ये होता है। तो देखिए 8 के 8 कॉर्नर्स के ऊपर एटम, अब कॉर्नर्स पर एटम है तो आपको लगता होगा ये बहुत दूर दूर है, नहीं, ये एक दूसरे से टच होते हैं बेटा। ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर से टच कर रहा है, देखिए दिख रहा है, ये कॉर्नर इससे, ये इससे, ये इससे। Yes sir, दिख रहा है। तो जब हमने इन कॉर्नर्स को डिवाइड किया, मैंने आपको बोला था इस यूनिट सेल के साथ एक और यूनिट सेल भी है, एक और भी है इसके साथ, जब उसको जोड़ते हैं तो उसको भी तो ये शेयर करता है ना अपने कॉर्नर्स। फिर ऊपर भी है एक इसके एक यूनिट सेल, फिर इसके ऊपर इधर भी है ना, इसके आगे भी है एक, फिर इसके आगे भी है एक। तो एक ये एक जो है ये 8 यूनिट सेल को शेयर होता है, तो इसलिए एक यूनिट सेल में 8वां हिस्सा ही होता है। तो इन्होंने इसको कट करके दिखा रखा है, ये 8वां हिस्सा ऐसे बनता है। क्लियर है? और ये ऐसे होते हैं, समझ में आ गया भाई? यस सर। दूसरा देखिए, अब रिलेशनशिप दिखा रखा है, आर क्या होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बेटा, इसको जरूर याद रखना, व्हाट इज आर और ए के बीच में रिलेशन। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, देखिए इन दोनों को जब मैं जोड़ रहा हूं तो मुझे पता है ये एक यहां तक एक रेडियस हो गई और यहां तक एक रेडियस हो गई, जो एटम है पूरा का पूरा, समझ में आ रहा है? Yes sir. तो वो 2 रेडियस से, यानी अगर आप इनको, इसमें यहाँ अच्छे से नजर नहीं आएगा, बकवास कर रखी है इन्होंने, यहाँ से बेटर समझ में आएगा। ये 2 एटम्स के बीच में रेडियस जो है, क्लियर है? तो ये क्या है, हाँ 2 रेडियसेस है ना, तो ये आर ये है, आर ये है, तो ए जो है सिंपली आप कह सकते हैं ए जो है वो 2r के बराबर है। क्लियर है बेटा? यस ए 2r के बराबर है, ये याद रखिएगा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर नहीं क्लियर है? ठीक है, इसको SCC देखिए, सिंपल क्यूबिक, क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है, ये फुल फॉर्म अगर बनाए सिंपल क्यूबिक सेल, SCC भी बोलते हैं इसको। बी देखिए अब जरा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में 1/8 एटम प्रेजेंट होते हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है, यानी एक एटम Yes. प्रेजेंट होता है, इसमें एक ही होता है, सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर एक ही एटम होता है। पैकिंग एफिशिएंसी, अब बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एटम का कितना वॉल्यूम, एक ही एटम है ना सिंपल वाले में, Yes sir. सर। तो एक एटम 4/3 पाई आर क्यूब, जेड मतलब नंबर ऑफ एटम्स हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस। तो वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम, तो है ना। तो नीचे देखिए जरा, ये फॉर्मूला लगा रखा है, सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये जेड है, इसकी वैल्यू 1 है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की जगह पर उसने क्या किया, a/2, यस, यहाँ से देखिए आर की जगह पर मैं a/2 लिख सकता हूँ ना, यस सर। होता है। तो मुझे यानी आर को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रेडियस ऑफ एटम को एक ही फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
और अगर ऐसा कर लिया तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। वैसे 3 ही यूनिट सेल है जिनकी पैकिंग एफिशिएंसी आपको याद करनी है, याद भी कीजिए, समझिए भी सारी चीजें, ठीक है? ठीक है। ओके, तो गुड इवनिंग अमन बेटा, गुड इवनिंग। आगे देखिए, तो यहाँ पर 1 ही एटम होता है 4/3 पाई आर, आर की जगह पर मैंने a/2 लिख दिया, नीचे a क्यूब यूनिट सेल का वॉल्यूम, है ना? इसको सॉल्व किया, ये होती है पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है? तो वॉल्यूम क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इनका रेशो आ जाता है। तो वो रेशो आता है मेरे पास 5/6 यानी 0.524, या हम कह सकते हैं 52.4। 1 में से इतना परसेंटेज निकालोगे, मल्टीप्लाई में 100 कर दो, यहीं पे परसेंटेज निकल आएगी, ठीक पर है? सर सबका तो अलग अलग रेडियस होगा ना? सबका अलग होगा बेटा, बिल्कुल सबका अलग होगा, बट क्या रेशियो अलग हो सकता है क्या? किस चीज एटम में? का अगर, सुनिए, एटम का अगर रेडियस बदल गया तो एटम का जो यूनिट सेल है उसका भी तो ए बदल गया, यस यस? तो रेशो दोनों का बराबर रहेगा हमेशा, रेशो बराबर रहेगा। आई एग्री विद योर थिंग कि आप क्या कह रहे हो कि आर की वैल्यू सबकी अलग होगी, ए की वैल्यू सबकी अलग होगी, बट जितना आर कम होगा उतना ही ए भी कम हो जाएगा, आर बढ़ेगा ए बढ़ जाएगा, है ना? क्योंकि ए जो है वो 2r के बराबर है। यस, क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो यहाँ से उनकी पैकिंग एफिशिएंसी यानी परसेंटेज सेम रहेगी, वैल्यू अलग आएगी, परसेंटेज सेम। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो आपके 52.4 नंबर आ रहे हैं किसी बच्चे के, अगर मैं कहूँ कि 200 का है, परसेंटेज तो 52.4 ही रहेगा, 200 का तो उसके नंबर कितने हो गए, 104.8 हो गए। यस, क्लियर है? यस सर, जी क्लियर। सर। तो ये वैसा कुछ है। तो r a/2 है, a v जो है a क्यूब है, z जो है 1 है, इस वजह से ये सब आएगा। तो ये अब आपको याद रखना, सिंपल क्यूबिक क्यूब के अंदर इतनी टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इतना परसेंट वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं एटम। और वॉइड स्पेस, वॉइड का मतलब खाली, खाली जगह जो है वो बाकी का इतना परसेंट वो खाली होती है। अब देखो, सोचना जरा दिमाग लगा के, एक तो एटम खाली, एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली होता है, सिर्फ न्यूक्लियस में दम होता है। यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो वो सॉलिड भी 47% खाली, खैर इससे परसेंटेज ज्यादा भी आएगी, 72% वाले भी आएंगे, 74 भी आएगा, 74 मैक्सिमम होता है किसी सॉलिड की कैपेसिटी, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो सोचिए 74 लगा लो, 74 मतलब लगभग 26% जो है, 26% सॉलिड खाली होता है, बिल्कुल खाली, उसमें तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं घूम रहा। और उससे पहले जो न्यूक्लियस को छोड़ दे तो बाकी का हिस्सा भी खाली, तो सब कुछ खाली है, स्पेस के बिना तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सर समझ इस में तरह आता तो है? इस क्या? तरह तो हम तो मतलब सर इस तरह तो हम तिनके से बढ़ के और कुछ नहीं है एक्चुअल में। हाँ, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, खाली जगह बस फुली हुई है, खाली जगह में फुलावट ले रही है। सर इस तरह देखा जाए तो जिसने इसे खोजा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा अगले दिन सुबह उठते ही, वो कैसा फील कर रहा होगा? अरे फील तो हम, देखो मेरी बात सुनो, किसी को कितना भी लेवल दिखा लो, इस दुनिया में कुछ नहीं है भाई, भाईचारा है, प्यार से रहो, प्यार से निकल लो, सबको एक दिन मरना है, अपनी अपनी जिंदगी काटनी है, ईमानदारी से अपना काम करो। ये चीज समझाने के बावजूद भी लोग अपना हरामीपना नहीं छोड़ते बेटा, समझ गए? तो कहने की बात है, हम लोग अपना ईगो फिर भी नहीं छोड़ने वाले। किसी किसी को समझ आता है, किसी किसी को जब टाइम आता है तब उसको समझ में आता है कि हाँ यार इसमें कुछ नहीं है। इसका सारा रीजन पता है क्या है? हार्मोन्स, हार्मोन ही इंसान में ईगो क्रिएट करते हैं। जब यंग एज होती है ना, वो समझता पता नहीं मैं क्या ही हूँ, कुछ लोगों का बुढ़ापे तक नहीं जाता, रस्सी जल गई बल नहीं गया, है ना? लेकिन समझ में उनको फिर भी आ जाता है कि यार कुछ नहीं, आने जाने जिंदगी है, मैंने ऐसे लोगों को परेशान किया, लास्ट में आके उसको समझ में आ जाता है। ये बुजुर्ग लोग हैं ना, जब जवान बच्चों को इधर उधर घूमते फिरते देखते हैं, पता है वो क्या सोचते हैं? हाँ इसको अभी समझ नहीं है, भाई तुझे भी नहीं थी, इसे भी आ जाएगी, दिक्कत क्या है? कोई बच्चा अगर घूमना चाहता है तो उसको घूमने फिरने दो यार, अभी उसको उसकी एज है ना? अब गलत घूम रहा है तो हम मान सकते हैं गलत काम कर रहा है, लेकिन अगर कोई घूमना फिरने का शौकीन है, कोई खाने पीने का शौकीन है, उसको खाने दो यार, दिक्कत क्या है ना? बी हेल्दी। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी बोलते हैं इसको, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है? यानी बॉडी के एक सेंटर में होगा, कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, प्लस बॉडी के सेंटर में, तो टोटल एटम इसमें कितने हो गए? एक कॉर्नर पर 2. कॉर्नर पर एक और एक बॉडी सेंटर पर, तो 2 हो गया। अब यहाँ ये तो सीधा समझ में आता है। अब ये देखिए, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम विल बी, दो एटम्स के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। नियरेस्ट डिस्टेंस दो एटम के बीच में कैसे आएगा? जरा ये वाला एटम देख लो। अगर किसी के बॉडी में है ना, बॉडी के सेंटर में कोई है एटम,
तो फिर ये कॉर्नर जो है ना ये एक दूसरे टच नहीं कर रहे। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ध्यान रख लेना, कॉर्नर टच नहीं कर रहे तो टच क्या करेगा भाई? टच करेगा उसका जो ये वाला पीछे वाले कॉर्नर का आइटम, इधर वाला कॉर्नर का आइटम और बीच वाला। समझ में आ रहा है? जो सेंटर वाला आइटम है वो पीछे वाले इस आइटम से और आगे वाले इस आइटम से, इन दोनों से टच कर रहा है। ये वाला आइटम और सेंटर वाला आइटम। तो ये क्या बना रहा है? तो देखो, हालांकि एटम का साइज सबका सेम है, तो ये क्या हो गया भाई? ये आर हो गई, ये आर हो गई, और फिर ये पूरा जाएगा, ये भी आर होगी, और फिर वो बीच वाले के साथ में आर के साथ जुड़ेगा, फिर ये आर होगी। कितना हो गया? 4 आर। यस सर। है मेरी बात? तो यहाँ मैं दोबारा से उसको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने शो कर रखा अच्छे से, ये आर है इस एटम की, ये 2 आर हो जाएगी दूसरे एटम की, है ना? ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है? ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। इसका सेंटर थोड़ा सा ज्यादा अटपटा दिखा दिया इन्होंने है ना? चलो कोई बात नहीं, जैसे भी दिखा। तो ये आर हो गया, ये 2 आर हो गया, वो आर हो गया। तो टोटल क्या होगा? देखिए सिंपल करें तो भाई 4 आर जो है वो इक्वल है ए के, या हम कह सकते हैं उल्टा लिख देते हैं, सीधा लिखते हैं, है ना? ए जो है वो इक्वल है 4 आर के। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। जी सर। बस सर हाँ बेटा। सर ये मतलब हर एटम के बीच में डिस्टेंस सेम कैसे होगा? नीचे वाले एटम पे a/2 डिस्टेंस पे होगा ना वो तो। कैसे कैसे कैसे? अरे तो सिर्फ सेंटर वाले से इतने डिस्टेंस पे होगा ना, बाकी से तो डिफरेंट डिस्टेंस पे हो सकता है। क्या चीज डिफरेंट डिस्टेंस पे? क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा। ये तो मैं बोल ही रहा हूँ। सर तो पूरी बाउंड्री काउंट कर रहा है। ये दोनों एटम का डिस्टेंस तो अलग है, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ। टच नहीं कर रहे एक दूसरे को। अब हमें नहीं पता ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू कैसे निकालें? जो इसकी आर है उसका 4 गुना कर दो तो ए आ जाएगा। तो हम यहाँ कहें कि एक आर तो ये है, दिख रही है आपको? ये वाली एक आर है, एक आर ये है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये बीच में ये वाला जो डिस्टेंस आ रहा है इतना इतना, ये मतलब 2 आर के बराबर होना चाहिए, ऐसा? यस सर यही बोल रहा था। हाँ? यस सर यही बोल रहा था। हाँ, तो मैंने ये बोला कि इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, वो चारों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए हम उन चारों से जो बिगेस्ट डायगोनल होता है, क्यूब का जो सबसे बड़ा डायगोनल है, उन चारों एटम्स का डिस्टेंस जो है वो एक दूसरे को टच कर रहा है, वो 4 आर के बराबर है। तो वहां से 4 आर के बराबर, अब देखो 4 आर के बराबर है, बिल्कुल सही है। और वो बिगेस्ट डायगोनल 4 आर किसके इक्वल होता है? ये भी एक चीज है कि 4 आर की वैल्यू जो है वो √3 ए के बराबर होती है। यस यस सर। है ना? तो 4 आर जो है, मतलब जो 4 आर आया वो √3 है, वो √3 ए के बराबर आ गया। हम तो कह रहे थे ए के बराबर है, ये कुछ गड़बड़ नहीं है भाई? रुको, सर वो डायगोनल की लेंथ तो √3 है ना, ए तो उसकी एज की ए नहीं लेंथ है है वो, ना। सॉरी हाँ सही बात है, मैंने गड़बड़ कर दी। ए नहीं है वो, ये जो है ये डायगोनल की लेंथ आ गई ना, मैं उसको ए काउंट कर रहा हूँ। वो डायगोनल की लेंथ आ गई, तो डायगोनल तो √3 है। यस, ये समझ में आ गया? तो डायगोनल की लेंथ √3 ए आएगी, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा? ए और इसके बीच में रिलेशन थोड़ा सा भयंकर हो जाने वाला है, ठीक है? तो वो रिलेशन ए जो इक्वल आएगा वो किसके इक्वल आ रहा है? √3 ए √3। 4/√3 आ रहेगा ना। इन्होंने आर निकाला, आर ही निकालेंगे, आर ही निकालेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है? आर की वैल्यू ही हमें चाहिए होते हैं। √3 ए डिवाइडेड बाय आर 4, ठीक है? तो ये वाला रिलेशन अब आपको याद रखना है भाई। कैसे आया ये भी पता होना चाहिए, लेकिन याद होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है? साथ में तो √3 ए √3 डिवाइड बाय 2, ये क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब ये एक अलग ही चीज है, ये तो आसानी से समझ में आ गया। अब नियरेस्ट जो एटम है उसका डिस्टेंस बताओ कितना होगा? नियरेस्ट एटम एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं, ये समझ में आया सर? यस 2 आर के बराबर। क्या? 2 आर के बराबर होंगे सर एक दूसरे की नहीं दूरी। नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो, इसके सबसे नजदीक कौन सा है? ये है। इधर वाला भी इसके सबसे नजदीक है, ये समझ में आ रहा है? ये तो इससे दूर है, ये तो डायगोनली दूर है। यस, ओके। ठीक है? तो यानी ये वाला एटम इसके नजदीक है। अब इसके नजदीक एक ये भी तो है, ये तो इसको टच कर रहा है।
ये तो इसे टच कर रहा है ना, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, जो इसे टच कर रहा है इसका मतलब इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना r के बराबर है। इसे r मानोगे 2r, देखो ये ऐसे एटम है, ये ऐसे एटम है, तो इससे ये 2r होगा। r ही डिस्टेंस पर होगा ना, नियरेस्ट नेबरिंग। अगर नियरेस्ट नेबर की बात वो मतलब अगर पिछले वाले मेथड से देखा जाए है ना, तो डायगोनल में जैसे आपने उस वाले उसमें r वाले में देखा है, उसमें 2r है और फिर 1r है, तो बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो 2r के बराबर रहेगी। अगर उन दोनों को जोड़ते हैं, बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे, अगर ये दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो वो 2r था, ठीक है। अगर सेंटर से नहीं चेक करोगे, डायरेक्ट मतलब कहाँ से शुरू हो जाता है वो एटम, तो अगर हम इसको अगर चेक करते हैं तो ये डिस्टेंस कितना है, ये भी 2r ही है इन दोनों के सेंटर का। यस, ये है 2r जो इसका सबसे नियरेस्ट नेबर है। लेकिन अगर मैं साइडों की बात करता हूं, इसका और इसका डिस्टेंस कितना है ये बताओ जरा। सर किसका? अभी बता रहा हूं, देखो ये वाला कॉर्नर पे एटम है, ये वाला, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 2r। नहीं 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 2r नहीं, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करते, ये दोनों एक दूसरे से दूर है। यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे से दूर है, ठीक है सर। तो r प्लस r तो a के बराबर 2r, तो ये हो गया। अब हमें पता है कि a के बराबर डिस्टेंस है इनका a। अब a की वैल्यू कितनी है सर? इसको हम ये मान रहे हैं ना सर 4r by root 3। 4r by root 3। 4r by root 3, हाँ a इक्वल 4r by root 3 होगा। यार रुको यार, इन्होंने कैसे निकाल रहा है, a रूट 3 by 2, a रूट 3 by 4 है, और r की वैल्यू a रूट 3 by 4 की जगह a रूट 3 by 2, उन्होंने ये कैसे निकाल दिया भाई, ये थोड़ा दिमाग घुमा रहा मेरा। इनका आ रहा है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स विल बी a रूट 3 by 2, a रूट 3 डिवाइड बाय 2, यानी कि इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, r का भी हाफ कर दिया, r का भी हाफ। इतना डिस्टेंस है नियरेस्ट एटम्स के बीच में, r डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं बाद में बताता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। अब ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा कि कौन से एटम्स का नियरेस्ट डिस्टेंस निकाल रहा है। नियरेस्ट में तो ये आएगा r 2r, r की वैल्यू पता है, रुकिए, r इक्वल हमें पता है √3a/4 है, और डिस्टेंस कितना है 2r। अगर इसको माने तो r प्लस समथिंग x है, x प्लस 2r, ये तो नहीं होता नियरेस्ट, और ये आ जाएगा 2r के बराबर, 2 इधर जाएगा 8 डिवाइड बाय 8 हो जाएगा। ये नियरेस्ट कौन सा बोल रहा है भाई? चलो इसको देखते हैं। a बराबर 2r तो पिछले वाले में था ना पिछले वाले में क्या था सर? a बराबर 2r जो रिलेशन निकलता है वो तो सिर्फ प्रिमिटिव के लिए था। हाँ ठीक है, तो हमने यहाँ भी रिलेशन निकाल लिया r का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लो r इक्वल √3/4 √3a/4 आ गया। लेकिन नियरेस्ट एटम कौन सा है? अगर नियरेस्ट एटम का समझ आएगा इसमें, तभी तो पता लगेगा कि नियरेस्ट एटम, दो नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस, ये है r, ये है r, और इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस जो वो a है। अब a का हमें पता है कितना है, a इक्वल 4r डिवाइड बाय √3 है, ठीक है। और नियरेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस मान लीजिए समथिंग x है, और इक्वल आ जाएगा वो a के, और a की वैल्यू है 4r डिवाइड बाय √3, तो 2r आ गया। तो x इक्वल 4r डिवाइड बाय √3 माइनस 2r, √3 एलसीएम लेंगे, 4r माइनस √3 2r। लेकिन इनकी वैल्यू तो a में है ना और हमारी r में है, तो रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ इनकी वैल्यू a में है, चलो इसको फाइंड करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल आप इसको याद करना, ठीक है। ठीक है, उल्टे तरीके से होगा ये, सीधा नहीं होने वाला। a की वैल्यू a की फॉर्म में वैल्यू लेनी है, r की फॉर्म में नहीं लेनी, ठीक है। चलो इसको बाद में देखते हैं, एक बार रुकिए जरा, आगे करते हैं।
फिर देखते हैं इसको, तो मुझे ये याद नहीं आ रहा कि इसमें नियरेस्ट एटम कौन सा बोल रहा है। आगे देखते हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल जेड, कितने एटम्स किसी यूनिट सेल में प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर बॉडी सेंटर में, तो ये 2 होंगे, ये तो पता है, Yes, sir. एक बॉडी सेंटर्ड और एक कॉर्नर पर। यस बेटा, कोई कुछ कह रहा है क्या? यस, नहीं सर कोई नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी देखिए क्या होगी, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई वी मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो A क्यूब आएगा, और R की जगह पर हम क्या भरने वाले हैं 3A डिवाइड बाई 4, इसका क्यूब आएगा इंटू 2 नंबर ऑफ एटम्स हैं, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 68%। BCC में 68% टोटल वॉल्यूम का ऑक्यूपाइड होता है, ठीक है, और वॉइड होते हैं 32% जो उसका खाली जगह होगी, वॉइड का मतलब खाली जगह। यस, क्लियर है बेटा ये सबको? Yes, sir. यस, इसको याद कर लीजिएगा एक बार, ये जो भी वैल्यू आती है उसका हाफ होता है। फिर देखते हैं इसको एक कैसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखिए, अब वो था बॉडी सेंटर्ड, अब यहाँ पर आएगा फेस सेंटर्ड, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, FCC। अब FCC के अंदर हमें पता है हर एक फेस के ऊपर एक एटम लगा होता है, तो इसमें भी आप A की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसकी A की वैल्यू कैसे निकलती है, तो देखिए ये जो एटम्स है ना जो कॉर्नर्स पर है ये एक दूसरे से दूर है डेफिनेटली, और इसके सेंटर में कोई नहीं होता, लेकिन इसके हर फेस के ऊपर एक एटम है, तो हर फेस पर एक जो एटम जा रहा है उसको हम डायगोनल बना सकते हैं। मतलब ये बॉडी डायगोनल नहीं है, ये फेस डायगोनल है। समझ में आ गया? फेस डायगोनल क्या होता है? √2a, Yes, sir. √2a. तो √2a इक्वल हो जाएगा 4r के, क्योंकि ये देखिए ये r है, ये भी r है, ये भी r है, और ये भी r है, ठीक है, तो 4r के इक्वल हो गया, तो यहाँ आपके सामने जो ये प्रेजेंट है ये भी 4r ही होगा। यस, क्लियर है ये बात सीधी सब? Yes, sir. तो यहाँ से हम a और r के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, तो r इक्वल आ जाएगा √2a/4, या फिर इसको a/2√2, तो a/2√2 भी लिख सकते हैं, √2a/4, जो भी आपका मन पसंद हो, लेकिन इसको याद रखिए, सीधी बात है, और कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया भाई फेस डायगोनल क्या क्या होता है Yes, sir. और ये कैसे वर्क करता है ना? ये एज निकाल लिया हमने। नंबर ऑफ पर एटम, तो इसमें एटम कितने होंगे? फेस वाला 2 को कंट्रीब्यूट करता है, 2 एक दीवार में अगर बीच में सेंटर में एटम है तो वो दूसरे कमरे को भी तो आधा कंट्रीब्यूट करेगी ना अपना एटम, है ना? ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 4, 1 + 3। अब ये बताओ भाई किसे किसे समझ में आया, और जिसे समझ में आया वो एक्सप्लेन करो। सर क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्नर्स वाले हैं वो तो 8 है और 1/8 करेंगे तो वो तो 1 हो गए, एक सेंटर पे जो, और मतलब बाकी के 6 जो है वो हाफ हाफ है, वो भी सर मतलब 6 into हाफ 3 एटम होगा, तो 1 + 3 = 4। वो 6 हाफ क्यों है ये सर जानना है। क्योंकि वो 2 क्यूब में डिवाइड हो रहे हैं ना, आधे आधे, तो एक क्यूब में आधे ही होंगे। देखिए कोई भी दीवार है, ये आपके पास एक रूम की दीवार है, इस दीवार के सेंटर में एक एटम रखा है, तो ये दीवार अंदर वाले रूम को भी शेयर करेगी, बाहर वाले रूम को भी शेयर करेगी, तो आधा आधा एटम बट जाएगा दोनों में। तो हर दीवार पर एक एटम है, हर फेस पर एक एटम है, ध्यान दीजिएगा, हर एक फेस के ऊपर एक एटम है, ये रहा, हर फेस के ऊपर एक एटम है। तो हर फेस पर जब एक एटम है तो डेफिनेट सी बात है सभी फेसेस एक दूसरी यूनिट सेल को आधा आधा एटम वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस हैं, आधा एटम ईच कर रहा है, तो 3 एटम फेस पर हो गए, और एक कॉर्नर का, सभी कॉर्नर एक एटम का शेयर करते हैं एक यूनिट सेल में, तो टोटल 4 एटम हो गए। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब देखिएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12, फेस सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट एटम्स विल बी, अब इसके नियरेस्ट एटम्स का डिस्टेंस a√2/2 होता है, a√2/2, a ये देखिए इसका उल्टा वहां पर है ना, a√2 ऊपर है, डिवाइड बाय a था उसमें, वो नीचे 2 आ जाएगा, बस सीधी सी बात है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, पीछे वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं दिया हुआ है अभी, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी होना चाहिए था, है कहाँ पर? 8 equidistant atoms, hence the central atom surrounded by the 8 equidistant atoms and hence coordination number is 8। ये रहा भाई कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी आपको याद करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है, और सिंपल वाले का भी कोऑर्डिनेशन नंबर दिया होना चाहिए। सर इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो एटम्स मतलब जुड़े हुए हैं उससे
सोचा, मतलब दिखा टच दिया। करते हैं एक एटम को, जितने एटम टच करते हैं, टच करने वाले एटम, किसी इस एटम को उठा लो, किसी भी एक एटम को उठा लो, इस एटम को उठा लो, इसको कितने एटम टच कर रहे हैं? इसको एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, तीन तो टच कर रहे हैं। तीन किसी दूसरे क्यूब के तीन टच करे होंगे, ये वाला टच नहीं करता इसको, ये वाला भी इसको टच नहीं करेगा, ये भी टच नहीं करेगा, ये भी टच नहीं करेगा। समझ में आ गया? यस सर। तो इसको बोलते हैं जो टच कर रहे हैं वो वाले एटम, तो टच कर रहे हैं उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बॉडी सेंटर्ड का 8 है और फेस सेंटर्ड का 12 होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। नियरेस्ट एटम भी उसी से निकाला जाता है, ये भी बता देता हूँ। नियरेस्ट एटम इन्होंने यहाँ पे दे रखा होगा, नियरेस्ट कहाँ दिया था अभी इन्होंने, लिखा था कहीं रिलेशन बिटवीन दिस, इसका नियरेस्ट नहीं दे रखा क्या? चलो सबका नियरेस्ट आएगा, नियरेस्ट को एक दिन फिर से देख लेंगे कि नियरेस्ट कैसे निकलता है सबका अलग अलग। ठीक है, अब आगे देखिए भी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल में 4 एटम होंगे, ये हमें अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पैकिंग एफिशिएंसी, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी टोटल 4 एटम है, जेड की वैल्यू 4 है, 4/3 पाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू हमने निकाली थी a/2√2, ये रही आर की वैल्यू और ए की वैल्यू के बीच में रिलेशन। तो a की वैल्यू, r की वैल्यू निकाल सकते हैं, √2 a/4 लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से a/2√2 भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। इसका क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय a क्यूब, सबको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 74%। फेस सेंटर्ड का सबसे ज्यादा होता है, यानी कि सबसे, अब देखिए जो एटम जिस शेप में, जिस उसके अंदर अपने आप को पैक करता है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी के हिसाब से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाती है मतलब वो ज्यादा सॉलिड होता है, वो हार्ड हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एटम की डेंसिटी भले ही कम हो लेकिन वो हार्डनेस में ज्यादा होता है, उसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है। तो बहुत सारे लफड़े हैं, एक कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है केमिस्ट्री के अंदर कि आप ये कह दो कि बस ये सही है तो ये सही है, ऐसा नहीं है। हमारी हड्डियां जो होती है ना, ध्यान देना इस बात पे, हमारी हड्डियां जो हैं वो मजबूत होती हैं स्टील से, लोहे से। अब आप कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, हमारी हड्डियां ब्रिटल होती हैं। हमारी हड्डी लीजिए किसी जानवर की, ठीक है, उसको जोर से किसी मतलब कॉर्नर पर मारिए वो टूट जाएगी 2 हिस्सों में, लंबी हड्डी होगी तो 2 हिस्सों में टूट जाएगी, जोर से पत्थर पर मारेंगे। अब उसी हड्डी का मैं स्टील कह रहा हूँ, सॉरी स्टील नहीं, पत्थर, उसी हड्डी का सेम टू सेम पत्थर लीजिए, पत्थर वैसी हड्डी का, पत्थर को हल्के जोर से मारना पड़ेगा, वो जल्दी टूट जाएगा, और हमारी हड्डी को ज्यादा जोर से लगाना पड़ेगा, यानी हमारी हड्डियां पत्थर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब ये बात हजम नहीं होती कि हमारी हड्डियां पत्थर से स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। सर हड्डी तोड़ने के लिए 10⁻7 न्यूटन का फोर्स होता है सिर्फ पैर की। हाँ हो सकता है, वो फोर्स तो चलो फिजिक्स में आप लोग सीखते होंगे, लेकिन मैं चीज बताऊंगा, यानी पत्थर से ज्यादा मजबूत है, इसका मतलब आपकी हड्डी से पत्थर तोड़ा जा सकता है। अब कहने को तो तोड़ा जा सकता है, अगर निग्गर पत्थर है, आपकी हड्डी खोखली है और पत्थर बिल्कुल घना है, डेंस है, वो पूरा, वो खोखला नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है पत्थर थोड़ा टूटेगा। लेकिन अगर हड्डी भी डेंस है और पत्थर भी डेंस है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर मारते हो तो पहले पत्थर टूटेगा बाद में हड्डी टूटेगी, बट हमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है बायोलॉजी। लेकिन सर अगर ऐसी हड्डियां डेंस होने लग गई तो हमें तो चलने में परेशानी हो जाएगी, फिर मतलब काफी भारी हो जाएगा ना पैर। बेटा आपकी बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रही है, ठीक है, जरा फिर से बोलिए क्या कर रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा था अगर इससे हड्डियां भरने लग गई, इतनी ज्यादा डेंस होने लग गई तो हमें तो चलने में ही परेशानी हो जाएगी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा भारी हो गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सही है। सुनैना पूछ रही है सिंपल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है, सिंपल का भी 6 है, सिंपल का तो मैंने बताया था कि उसका 6 है, आया नहीं था यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था बेटा सिंपल का, सिंपल क्यूबिक सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर ये रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जरा। पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। अब यहाँ पर कुछ समराइज कर रखा है भाई, ये टेबल सीधा याद कर लेंगे तो बहुत कुछ सिंपल हो जाए। सिंपल क्यूबिक सेल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बॉडी सेंटर का 8 है और फेस सेंटर का 12 है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इसका 52.4% है, इसका 68% है और इसका 74% है। सीधा आप इसको याद कीजिए, कैसे आया, अब हम इसको सोल्व भी कर चुके हैं, एक बार सोल्व करके देख लेना, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। रिलेशन ए और आर के बीच में रिलेशन भी हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम ये भी डिराइव कर चुके हैं, नंबर ऑफ एटम, नियरेस्ट एटम ये इन्होंने दिया नहीं है, नियरेस्ट एटम एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो इन्होंने यहाँ पे दे नहीं रखी टेबल, है ना।
वो भी हम करेंगे, खैर उसका वो एक वाला हम मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। आगे देखिए यहाँ पर आप कुछ illustrations देखें। If the radius of an atom of an element is 75 picometer, the lattice is body centered cubic. The edge of the unit cell will be edge. बोल रहा है एलिमेंट है जिसका रेडियस जो है वो 75 पिकोमीटर है। रेडियस और एज के बीच का रिलेशन निकाल लेना। बॉडी सेंटर्ड है वो, देखिए बॉडी सेंटर्ड है और एज निकालना आपको। तो एज मतलब साइड की बात कर रहा है ये। यस सर। सर तो √3a/4 बराबर r लिख देते हैं। अब हाँ बॉडी सेंटर्ड का, अब यहाँ पर ए और उसके बीच में बॉडी सेंटर्ड का ये रिलेशन होता है। आर क्या होता है? आर इक्वल √3a/4 है। अब आर इसने दे रखा है, ए की वैल्यू निकाल लो। यस सॉल्व हो जाएगा? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए असर्शन है, ए पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द फेस सेंटर्ड है ये, ठीक है। और एक पार्टिकल है जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पर तो सारे प्रेजेंट होते हैं, हैज 1/8 ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेल। 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल होता है, ये बात बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन, in any space lattice the corner of unit cell is always shared by 8 unit cell। बिल्कुल रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। सही है ना भाई? फर्स्ट वाले में फेस सेंटर्ड है ना, तो उसका तो 1/2 ही होगा। किसका? सर फेस सेंटर्ड एटम है ना उसमें, तो फर्स्ट वाले में असर्शन में A particle present at the corner of the face-centered unit cell has 1/8 of its coordination। अरे बेटा कॉर्नर पे होना। फेस सेंटर्ड भले ही हो लेकिन है तो कॉर्नर पर ना। कॉर्नर के ऊपर कोई एटम है, वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें फेस पे भी है कॉर्नर पे भी है। कॉर्नर पे तो हमेशा होता है, समझ रहे हो? यस सर। अब वो फेस सेंटर्ड जो यूनिट सेल है वो कह रहा है कि उसके जो कॉर्नर के ऊपर जो एटम है वो 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? क्योंकि किसी भी लैटिस में अगर कोई कॉर्नर पर एटम है तो 1/8 ही कंट्रीब्यूट करता है। ये बिल्कुल सही है। ओके यूनिट सेल ऑलवेज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। हां का आंसर 3 कैसे है? अरे आंसर 3 मुझे नहीं पता भाई इन्होंने कैसे दे रखा है आंसर में। इनको असर्शन और रीजनिंग वाले वो 2-3 चीजें पहले देनी चाहिए ना कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। अब ये कैसे भी घुमा सकते हैं, उल्टा सीधा भी तो दे सकते हैं ना। ठीक है, तो ये इसका अब इन्होंने रीजन कैसे 3 दे रखा हमें नहीं पता। रीजन थोड़ी है, लेकिन आपके ये दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। इन द फेस सेंटर्ड, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है। अरेंजमेंट ए एंड बी एटम्स वेयर ए आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, बी एट द फेस। बी फेस पर है भाई, ठीक है। ए कॉर्नर पर है, बी फेस पर है। तो ए कितने होंगे? ए कॉर्नर पर है तो ए कितने होने वाले हैं? एक। बी कितने होने चाहिए? बी फेस पर है, कितने होने चाहिए? 3 एक यूनिट सेल में। The A atom are missing from 4 corners in each unit cell। अब ये देखो जरा, 4 एटम गायब है, मतलब 1/2 कर दूं। यस सर। What is the simplest formula for the compound? तो simplest formula क्या होगा? A जो है वो 1/2 है और B जो है वो 3 है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, A आ जाएगा 1 और B आ जाएगा 6। यस यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर आ गया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, दिमाग यही लगाना कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है, सीधा फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर तिकड़मबाजी का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अब जरा, कोई कहीं से गायब कर देगा, कोई कहीं से गायब कर देगा। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल? हम लोगों ने स्पाइनल्स किए थे ना, स्पाइनल्स कोऑर्डिनेशन में। स्पाइनल्स याद नहीं। स्पिनल्स, SPINELs, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमने स्पिनल्स किए थे भाई, नहीं याद आप लोगों को? एक बार एटलीस्ट बताओ, शायद मैं तो बाद में आया था, मतलब सब कोऑर्डिनेशन बीच में चल रहा था। कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेशन का लास्ट सेशन है जिसके अंदर स्पिनल्स हैं और साथ में प्लस में एक और चीज है, ट्रांस इफेक्ट और स्पिनल, सबसे लास्ट टॉपिक थे, उसको जरूर याद करना। स्पिनल को वो यहाँ पे यूज होने वाला है, क्लियर है? ठीक है सर। इससे ट्रांस इफेक्ट तो था। हाँ स्पिनल भी था बेटा, मेरे को याद है, ठीक है। उसको याद स्पिनल को याद करके ना इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं स्पिनल के ऊपर, जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 दे रखा है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है,
ठीक है, तो वो यहाँ पर भी आते हैं। डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, डी और रोल से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। बहुत आसान है। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम होता है। ये रहा मास बाय वॉल्यूम, सीधा हिसाब है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब मास भाई एक पार्टिकल का मास हम मोल कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, वन पार्टिकल का मास। और नंबर ऑफ कितने एलिमेंट हैं एक यूनिट सेल में, वो हमें यूनिट सेल से पता लग जाएगा। फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, सिंपल है ना। तो इस तरह से हम आसानी से मतलब नंबर n पार्टिकल्स प्रेजेंट इन, सपोज n पार्टिकल प्रेजेंट इन द लैटिस में n पार्टिकल प्रेजेंट है जिनका मास है m ग्राम। तो वन पार्टिकल प्रेजेंट इन द लैटिस, अगर एक पार्टिकल प्रेजेंट तो मास डिवाइड बाय n, जितने भी पार्टिकल्स हैं। ये तो खैर बकवास चीज दिखा रखी है, वो हमें ऑलरेडी हम मोल कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ठीक है, जेड पार्टिकल प्रेजेंट तो मल्टीप्लाई में जेड आ जाएगा। ये बात समझ में आई भाई? ये यूनिट लगा के थोड़ा सा सॉल्व करना। ठीक है, तो डी क्या आएगा भाई? देखो मास ऑफ यूनिट सेल, जो मास है यूनिट सेल का m, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम होता है a क्यूब। अब मास m नहीं है, z इंटू m बाय n है। z m और n ये है मास, क्योंकि हमें पार्टिकल्स का मास चाहिए ना। मास ऑफ यूनिट सेल तो पार्टिकल का मास है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। जेड पार्टिकल का मास कितना आएगा? जितना टोटल एक पार्टिकल का मास है डिवाइड बाय जितने टोटल पार्टिकल है, मल्टीप्लाई में जितने, मतलब डिवाइड बाय n पार्टिकल मल्टीप्लाई में जेड पार्टिकल। ठीक है, तो ये आपकी डेंसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। आप सिंपल भी निकाल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। और मास क्या होता है? जेड इंटू मास ऑफ, क्या कह सकते हैं आप, मास ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सीधा निकाल सकते हैं, ये n से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि n पार्टिकल, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट से n की वैल्यू तो पता लग ही जाती है, क्यों कैसे निकलेगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। आपकी इच्छा पर है, निकाल सॉल्व करना चाहें आप वैसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर m जो है वो मोलर मास, अब इन्होंने m को मोलर मास ऑफ लैटिस इन ग्राम, लैटिस का m जो है वो छोटा m जो है मास ऑफ लैटिस इन ग्राम है, कि लैटिस का ग्राम में कितना मास है और उसमें कितने एटम्स है, और वो ये टोटल कितने एटम से डिवाइड कर रखा है। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, पार्टिकल कह सकते हैं फॉर्मूला यूनिट। जैसे NaCl के केस में हम फॉर्मूला यूनिट लेते हैं कि ये एक NaCl की बात कर रहे हैं, वरना Na 6 होते हैं, Cl भी 6 होते हैं, है ना। तो हम फॉर्मूला यूनिट में क्या लिखते हैं? NaCl 1 1 लिख देते हैं, जितने से डिवाइड हो गया, तो इसलिए इसको फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। आयनिक सॉलिड के लिए फॉर्मूला यूनिट यूज होता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूज होता है किसी भी अदर सॉलिड के लिए। तो जेड नंबर ऑफ पार्टिकल है, m मास ऑफ लैटिस है, d डेंसिटी है, a क्या है? एज की लेंथ है। अब m या फिर इफ लगा के इसने कर रखा है, m मोलर मास कह सकते हैं, n एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अगर m मोलर मास है तो n जो है वो एवोगैड्रो नंबर के नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम Na लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर, क्लियर है। छोटी सी घटिया डेरिवेशन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, सीधा क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, गोल्डन की पॉइंट दे रखे हैं अभी। अब ये ध्यान देने वाला एक बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए लैटिस n है। कैलकुलेशन यूज Na के लिए हम 6.022 10 तो ये पूरी वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं यहाँ? क्या बेटा? आधा थोड़ा छाप रखा गया ना। नहीं, ये पूरा आधा नहीं है। देखिए वो डेरिवेशन होगी। अब ये कह रहे हैं गोल्डन पॉइंट्स हैं, कुछ याद करने के लिए गोल्डन पॉइंट्स हैं। तो देखिए क्या होता है वो, कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल n अगर लैटिस में है और वो एवोगैड्रो नंबर है, तो वो कह रहा है कैलकुलेशन के लिए यूज एवोगैड्रो नंबर को 6 × 10⁻23 यूज कीजिए, 0.22 को उड़ा दीजिए। समझ में आ गया? ओके सर। वो ये कह रहा है कि आप कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। दूसरा, सिंपल क्यूबिक के अंदर, क्यूबिक सेल में n और BCC में n जो है नंबर ऑफ BCC यूनिट सेल में n/2 वो 2 होते हैं इसके अंदर, और नंबर ऑफ FCC में 4 होते हैं टोटल, तो वो n से 4 से डिवाइड हो जाएगा जितने भी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और 1 पिकोमीटर होता है 10⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻12 मीटर 1 पिकोमीटर में। पिको ये याद रखना। एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम सिर्फ यूनिट यूज होता है लेंथ के लिए, पिको किसी के लिए भी यूज हो सकता है, 10⁻12 होते हैं। देखो 3 यूनिट है जो मोस्टली यूज होती है, नैनो होता है, माइक्रो होता है। माइक्रो में कितने होते हैं भाई? 10 की पावर -6 मीटर। इज दिस मीटर? यस सर, मीटर। सर ये तो मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा ना, कौन सी है कौन सी नहीं। पिको मीटर। हाँ हम लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं बेटा, कोई बात नहीं। अब पिको के अंदर 10⁻12 मीटर अगर हम यूनिट उसके लिए यूज कर रहे हैं। चलो यशवीर मीटर के लिए है ना, हम मीटर लिखते ही नहीं वरना कंफ्यूजन होगा।
ठीक है, पिको, और एक होता है माइक्रो, सर मिली भी तो होता है। पिको, और एक नैनो, हाँ 10 की नैनो पावर 10 की माइनस पावर 9 नाम से 9। 9। ये तीनों यूनिट्स के अलावा चौथा यूनिट जो है ना वो एंगस्ट्रॉम, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, मीटर के लिए, मतलब लेंथ के लिए। इसको आप केजी के लिए यूज नहीं करता। ए एंगस्ट्रॉम का मतलब हमेशा मीटर में होगा। माइक्रो के आगे Yes, आप केजी लगा सकते हैं, ग्राम लगा सकते हैं, पिको के आगे ग्राम, केजी, मीटर कुछ भी लगा सकते हैं, नैनो के आगे ग्राम, केजी, मीटर कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये 3 यूनिट है। सर मिली भी लगा सकते हैं। हाँ मिली, हाँ, मिली भी लगा सकते, कुछ भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये आगे काम आएंगे जब आप वो करेंगे। बिगिनर्स बॉक्स, अब यहाँ पर ना कुछ एलिमेंट्स दे और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ये क्वेश्चंस आप लोग करने वाले हैं। क्लियर है? यस सर। सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। कोई नहीं सॉल्व हो रहा है, देन कम टू मी, मुझे है, सर। बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यस क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स। आइडेंटिकल सॉलिड, एक जैसे सॉलिड स्फीयर जो होते हैं ना, वो क्लोज पैकिंग करते हैं। अब ये याद रखना, एक जैसे सॉलिड क्लोज पैकिंग करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो भाई यहाँ पर अब हम सॉलिड्स की क्लोज पैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं कि वो कैसे कैसे क्लोज पैकिंग करते हैं। सिंपल लाइन अरेंजमेंट, सॉलिड्स पैक कैसे होते हैं, सॉलिड्स में कितने एलिमेंट होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, वो सब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 ध्यान से कीजिएगा। शुरू वाली चीजें बकवास हैं, काम नहीं आती हैं, बाद वाली ही काम आएंगी, ये भी बता रहा हूँ। तो इन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा माइंड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले है क्लोज पैकिंग ऑफ एटम इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब सिर्फ एक लाइन में, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, यस और नॉट? यस सर। एक एटम को सिर्फ 2 ही एटम टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, सीधा दिख रहा है, एक लाइन है, बात ही खत्म। सिंगल लेयर, अब लाइन के बाद आती है लेयर, तो लेयर बनानी है अपने को। तो लेयर कैसे बनेगी? ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, क्लियर है? यस सर। लाइन दर लाइन आप बढ़ाते जाइए, तो 3 लाइन। अब मैं किसी भी एक एटम को उठा लूं, इसको उठा लिया मैंने, इसको कौन टच कर रहा है? ये दोनों टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहा है, ये भी कर सर रहा है, नीचे वाला भी 4 कर रहे हैं टोटल जी। यस। तो देखिए इससे जो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग 2 तरह से हो सकती है। एक तो स्क्वायर क्लोज, मतलब इस लाइन के सामने दूसरी लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली आ रही है, दिख रहा है। दूसरा मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना, अब जरा ध्यान देना, नीचे वाली लाइन देखो, ऐसा भी तो कर सकता हूँ, ये लाइन है इसकी डेप्थ में, यहाँ पर आ गया डेप्थ में, दूसरा इसकी डेप्थ में, यस क्लियर है? यस सर, क्लियर। बेटा किसी के ना बैकग्राउंड साउंड आ रहा है किसी के माइक से, थोड़ा क्लोज रखिए, मेरे गलती से मेरे माइक से। कोई बात नहीं, आप माइक थोड़ा क्लोज रखिए, जब बोलना हो तभी बोलिए, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अगर सिर्फ स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ऐसे, मतलब एक ये लेयर है, दूसरी लेयर इसी के ऊपर हम जचा दें, तीसरी लेयर इसी के ऊपर जचा दें, हालांकि ये 2 डायमेंशन की बात आ जाती है, ये 2 डायमेंशन में कर रहा है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर वो कह रहा है रिमेनिंग 47, तो इन केस, इस केस में 52.4% ही क्या होता है, ऑक्यूपाइड होती है। दिस अरेंजमेंट कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इन सच पैकिंग 1 स्फीयर टच 4 अदर स्फीयर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ है, ए की वैल्यू 2r के इक्वल है, जेड एक ही होता है, लेकिन ये किसके लिए? ये 3D की बात कर रहा है अभी हम लोग, 2D की नहीं। दिस पैकिंग एफिशिएंसी इज फॉर 3D, नॉट फॉर 2D। यस, ये समझ में आया? यस सर सर। 2 डायमेंशन में ही तो है, 3D कहाँ से? 2 डायमेंशन में है, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इन्होंने कैसे निकाली बेटा? यूनिट सेल तो 3D में ही निकालोगे ना, आप 2D में कैसे यूनिट यस सेल? सर, आ गया। ओके सर। 2D में यूनिट सेल तो नहीं बनेगी ना, कि एक यूनिट सेल कैसे बनाओगे 2D के अंदर? या सिर्फ इस चौरस से, अगर हम ये कहें कि इसकी बात करते हैं, सिर्फ इस चौरस को हम यूनिट सेल ले लेते हैं, तो फिर उससे तो मतलब मुश्किल हो जाएगा। हमने जो भी किया वो 3D से निकाला था ना 52%, तो थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, कोई बात नहीं। फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अभी इसी में भी 2D में ही एक दूसरी आती है हेक्सागोनल, वो थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, स्क्वायर में, 2D में स्क्वायर में, 2D में ही हेक्सागन आएगी, मतलब जो पहली लाइन है, जो दूसरी लाइन है, वो पहली लाइन के डेप्थ में, जो गहराई में है ना, सीधा इसके यहाँ पर नहीं है वो। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो इसके अंदर अगर मैं किसी भी एक एटम को उठा लूं, सोचिए तो ये कितने एटम्स को टच कर रहा है, ये अब आपके सामने आ जाएगा। यस, ये बात समझ में आई बेटा सबको? यस सर।
जितने भी एटम्स को टच कर रहा है उनको आपस में उनकी रेडियसेस को मिलाइए, ये हेक्सागन बनेगा। क्योंकि ये हेक्सागन बन रहा है इसीलिए इसको HCP बोलते हैं, हेक्सागनल पैकिंग है, ठीक है, HCP। लेकिन ये सिर्फ 2D में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो हमें दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। पैकिंग एफिशिएंसी 60.4 है, ये 60.4 थी क्या, 68% थी ये तो। क्या इसकी पैकिंग मतलब यहाँ पर वो 52.4 दे रही है, ये भी 2D की दे रही है 2D में है ना ये तो, हो सकता है ये भी 2D है, Yes, वो भी sir. 2D हो, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसका कोऑर्डिनेशन शायद वो खाली स्पेस भी कैलकुलेट कर लिया है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और इसकी ये पैकिंग एफिशिएंसी दिखा रखी है इन्होंने 60.4। वैसे इसकी बॉडी सेंट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, अच्छा ये तो HCP है, ठीक है ठीक है, तो इसकी 60.4% आएगी। क्लियर है? अब याद रखना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऐसे भी सॉलिड जम सकते हैं। हमने किया सिंपल, सिंपल कहीं काम नहीं आएगा। फिर उसके बाद किया बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड भी बहुत काम आएगा। फेस सेंटर्ड बहुत ज्यादा काम आएगा। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड के बाद ये आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये 2D में है। 3D में अगर हम करें तो इसी के ऊपर लेयर दर लेयर लेयर दर लेयर लगा दे तो समझ में आ गया, वो 3D बन जाएगा, ठीक है। Yes, sir. तो वो 3D भी करेंगे लेकिन पहले 2D है। अब मल्टी लेयर की बात करते हैं। अब आता है असली काम 3D वाला, और यही आपके काम का है, बाकी की चीजें 10 देखने के लिए। अब 3D में क्या होगा भाई, 3D में इन्हीं के ऊपर रखें, ये तो काम नहीं आएगा 3D में। 3D में क्या काम आएगा, ये जो लेयर है इस लेयर के ऊपर एक और लेयर लगा दूं, तो फिर एक और लगा दूं, फिर एक और लगा दूं, तो इस तरह से उनसे जो क्यूब बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपल क्यूब बनेगा, बिल्कुल सिंपल क्यूब, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का बिल्कुल सिंपल क्यूब बनेगा, और जिसका पैकिंग एफिशिएंसी 52.4 आएगी। क्लियर है? Yes, sir. दूसरा, अब ये तो ये था, अब इसके अंदर देखो, इसमें इसके 2 टाइप बनते हैं, उसका एक ही टाइप बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। मतलब अब दूसरी लेयर आप इन गड्ढों में लगा दो, अगर आपको ऐसे लगे कि दूसरी लेयर में यहाँ लगा दो इन गड्ढों में, ऐसे, ये बात समझ में आ रही है? आप ऐसा कह सकते हैं। फिर तीसरी लेयर कोई मतलब इसके सामने लगा दें, लेकिन इसका वैसा कुछ आपके सिलेबस में नहीं है स्ट्रक्चर, तो सीधा सीधा याद रखना, सिंपल यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बात आती है क्लोज पैकिंग की। क्लोज पैकिंग में, और सॉरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक तो ये लाइन आ गई, क्लियर है? Yes, sir. दूसरी लेयर जस्ट इसके ऊपर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी लेयर अगर इन डेप्थ में आए तो इसमें यहां 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 यहां, अगर दूसरी लेयर यहां की और तीसरी लेयर बिल्कुल इस एटम के ऊपर एटम आ रहा है, तीसरी लेयर इस एटम के ऊपर एटम, मतलब वो दूसरे वाली लेयर के डेप्थ में, ये समझ में आया? Yes, sir. तो उसको अलग नाम देंगे, और इसके जस्ट ऊपर आ रहा है उसको अलग नाम देंगे। मतलब हेक्सागोनल के 2 नाम हो जाएंगे। जैसे लीनियर किसी काम का नहीं है, लीनियर किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसके अंदर भी सिर्फ इसी के ऊपर डायरेक्ट एक लेयर आ जाती है, ये भी बहुत ज्यादा काम का नहीं है, सिंपल क्यूबिक बनाएगा, बात खत्म। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर 2 और नए पार्ट आ जाएंगे, एक तो जस्ट इसके ऊपर लेयर आ जाए, और एक लेयर यहाँ आए, ऊपर नहीं, यहाँ इस जगह पर, इन जगह पर, है ना? ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? Yes, sir. इस तरह से क्लोज पैकिंग इन 3D में। तो ए सिंपल क्यूबिक वाले में तो हम सीधा बोलेंगे ए अरेंजमेंट, मतलब सारे सेम टू सेम है, जैसा कि आपको सीधा नजर आएगा नेक्स्ट डायग्राम में। देखिए जरा, ये सिंपल क्यूबिक बन रहा है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, एक दूसरे के सारी लाइनें ऊपर है, एक दूसरे के जस्ट ऊपर। ये एक लेयर है, इस लेयर के नीचे एक दूसरी लेयर है, इस लेयर के नीचे तीसरी लेयर है, इस लेयर के नीचे चौथी लेयर है। यस, क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये तो बन गया सिंपल Yes, से, sir, clear. बिल्कुल सिंपल है। और इससे इन्होंने यूनिट सेल भी बना के दिखाई, और इसी यूनिट सेल को हमने 52.4% इसका पैकिंग एफिशिएंसी देखी थी, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखा था। क्लियर? इसमें Z1 होता, मतलब नंबर ऑफ एटम एक यूनिट सेल में एक ही होगा, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये ए टाइप की अरेंजमेंट है। यहां से मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं कि ये अब आपको यहां से याद होना चाहिए, ठीक है? पहला। अब दूसरी अरेंजमेंट देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कैसे अरेंज होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जब इसी स्क्वायर वाले में ना, इसी स्क्वायर वाले में, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी ना, तो इसी के अंदर अगर मैंने ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, इसके ऊपर इसके डेप्थ में अगर मैं दूसरी लाइन कवर कर दूं, पहले मैं बोल रहा था कि शायद ये इसमें नहीं, मतलब ये किसी दूसरे में आता है, बट ये इसी में आता है। अगर इसके डेप्थ में यहाँ दूसरा एटम लगा दूं, दिख रहे हैं सारे एटम? Yes, sir. अब तीसरी लेयर जो ना, ये दूसरी लेयर, मतलब ये वाली लेयर एक्चुअल में ऐसी बना दूं,
और तीसरी लेयर फिर इसके ऊपर हो, इसी के ऊपर तीसरी लेयर जस्ट इसके ऊपर हो जाए, सभी नीचे वाले एटम्स के बिल्कुल सामने तीसरी लेयर। तो पहली लेयर ए है, दूसरी लेयर बी है, तीसरी लेयर फिर से ए है, तो हम इसको बोलते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट। और ये ए बी टाइप अरेंजमेंट जो होती है यही होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। यस, क्लियर है? यानी अगर हम ऐसा करते हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर ही जो हमने एक लेयर बना रखी है, उस लेयर के गड्ढों में, जैसे आपने अगर कंचे खेले हैं तो कंचों को चारों तरफ से किसी चीज से पैक कर दीजिए एक लेयर को, और दूसरी लेयर उसके गड्ढों में आसानी से फिट हो जाती है। अंडे के कैरेट होते हैं, अंडे कैरेट में एक और, उस कैरेट भरे हुए कैरेट में एक और अंडा रखना हो तो हम अंडे के ऊपर अंडा नहीं रख सकते, उसके डेप्थ में रख सकते हैं। अंडे का कैरेट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ही बनाएगा। जब डेप्थ में रखेंगे, जब तीसरी लेयर लगाएंगे तो तीसरी लेयर पहले वाली लेयर के बिल्कुल पैरेलल आएगी, बिल्कुल सामने आएगी। यस, क्लियर है ये बात? यस सर। तो इस तरह से ये क्यूबिक सेल कैसे काम करती है भाई, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ए बी टाइप अरेंजमेंट है, अब इसको याद रखना, ए बी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है। इट इज नॉट कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग। ये कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग नहीं है, परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग में क्या होता है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है ना। बट एट लीस्ट ये भी एक पैकिंग में आता है। तो ये दूसरा समझ में आ गया। और ये किससे बनेगा? ये स्क्वायर वाले से ही बनेगा, ठीक है भाई? यस सर। अब तीसरा जो है ना, ये स्क्वायर से नहीं बनेगा, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनेगा। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एक्चुअल में क्लोज पैकिंग तो ये होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP बोलते हैं इसे, या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। तो पहली लेयर थी हेक्सागन, दिख गई सबको? वही है, ये देखिए, ये सेंटर में एटम है, यहाँ 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 यहाँ, अब ये 6 एटम इसको टच कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। हेक्सागन बनाता है। तो पहली लेयर थी हेक्सागन, ये हमने देख लिया, क्योंकि इस लाइन के दूसरी लेयर जो रो है, ये रो होती है, याद रखना, ये रो ये उसके डेप्थ में है। तो इससे बन गई पहली लेयर, जिसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज, हेक्सागोनल लेयर। अब इस हेक्सागोनल लेयर में आपको 2 तरह की चीजें दिखाई देंगी। कैसे? ये बी है, बी टाइप, ये देखिए बी, ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, और ये भी बी है। दिख रहा है सबको? यस सर। और एक इसने सी भी लिखा हुआ है। अब आपको सी भी नजर आ रहा होगा, अब है ना। सी को अगर मैं दूसरे कलर से लगाऊं, दिस वन इज सी, ये सी है। अब ये बी और सी क्या है, आपको तो नहीं पहचान में आएगा कौन हुआ है यार। हाँ, ये सी पीछे ढका हुआ है कि बाहर, मतलब उसके बीच में है? अरे पीछे पूछे नहीं है, ये है बीच में ही। ये अब आपको अभी नहीं समझ में आएगा बी और सी, ये बाद में समझाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ इस बी और सी को मत याद कीजिए, सीधी सी बात है। सर थोड़ा इमेजिन नहीं हो पा रहा। अरे नहीं होगा बेटा, नहीं होगा अभी। सर उसके सामने तो बी होना चाहिए ना। वेट कीजिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ इसे मत कीजिए यार, सुन तो लो मेरी भी, यहाँ इसे मत कीजिए। अब नेक्स्ट वाले डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, आपको बी और सी ना, वो कहते हैं कि अंधे की आंखें लग जाती हैं, वैसे दिखेगा, क्रिस्टल क्लियर दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ इसे करना भी नहीं, क्लियर है? यहाँ सिर्फ ये करना है कि ये HCP है, बस बात खत्म है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कर रहे हैं हम इसमें, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी उसी को बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी उसी को बोलते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है। अब देखिए, अगर मैं इसके वॉइड्स को, इनको ढक दूं, अब ये मत समझना कि मैं बी को ढक रहा हूं, मान लो कि मैं सी को ढक दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। किसी को भी ढक दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में पड़ेगा, बाद में जब दूसरी लेयर आ जाएगी। तो देखो, ये है ए लेयर, क्लियर है भाई? यस सर। और ये येलो वाली है, ये बी लेयर है, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब आपको बी लेयर लगने के बाद, बी लेयर भी देखो, पहली लेयर थी, उसमें जो लाइन थी, रो थी, उस रो के डेप्थ में दूसरे वाले एटम फंस गए। फिर हमने एक रो क्या बना ली, लेयर बना ली। अब इस लेयर में हमने उसी के डेप्थ में, बिल्कुल पैरेलल में एटम नहीं लगाए, उसी के डेप्थ में एटम लगा दिए। अब लग गए, ये होगी बी लेयर, क्लियर है? क्योंकि ए और बी लेयर एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, दोनों अलग है। इतना समझ में आया सबको? यस सर। अब हमें रखनी है सी लेयर। अब ध्यान देना भी, अब हमें रखनी है सी लेयर या फिर बी ए लेयर को फिर से रखें। 2 तरह की बातें बनती हैं, देखिए कैसे। अगर मैं
ए लेयर के, ये वाली लेयर, ए लेयर के ऊपर ही एटम्स को रखता हूँ। ये देखिए ऊपर एटम रख दिया। चलो दूसरा कलर लेते हैं हम। ये देखिए ग्रीन कलर ऊपर ही रख दिया, इसके रख दिया। यस सर। यहाँ पर भी रख दिया, यहाँ पर भी, तो ए के ऊपर ए आ गया, तो ये बन गई सी लेयर। यस, तो अगर मैं इसे ऐसे रखूं, अब ध्यान देना जरा, अगर मैं इसे ऐसे रखूं तो ये देखो ये सी लेयर है, एक्चुअल में ये वाली सी लेयर दिख रही है, अब दिख रही होगी आपको। यस सर। अब ये सर तो पूरी, मतलब हमें बस 3D में इमेजिन करना था। हाँ अब ये देखिए ये लेयर जो है ये नीचे वाली लेयर के बिल्कुल ऊपर है, तो मैं इसको ए लेयर ही कहूंगा, सी तो नहीं कहूंगा। यस सर। सर नजरिया बदलने के दिए थे बस, है ना? क्या होगा? सर इससे नीचे वाली जो ए लेयर है वो ढक जाएगी। हाँ बिल्कुल, ए लेयर के बिल्कुल ऊपर मैंने रखा, मतलब ए लेयर के बिल्कुल सामने रख दिया इसको, ठीक है। बी लेयर अलग थी तो मैं इसको ए लेयर ही बोलूंगा। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ए बी अरेंजमेंट। अब देखिए इस लेयर में अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने क्या किया है, जरा ये तीन ब्लू वाले एटम देखिए, 3 ब्लू वाले एटम दिख रहे हैं, जिसका मैंने ट्रायंगल सा बना दिया, दिख रहा है? यस सर। तो इसके बीचों बीच में आपको ये चीज दिख रही होगी, ए जो छोटा सा लिखा हुआ है, यस सर, है ना? हाँ अब ध्यान देना कि एक तो ये बन गया, अगर मैं इसके ऊपर ए लेयर फिर से रखता हूं तो ऐसा कुछ बनेगा, यानी नीचे आपको जो एटम दिखेगा वो ए लेयर वाला एटम ही दिखेगा। नीचे वाले को ए मत मानना, बस ये गड़बड़ मत करना, उसको ए इमेजिन मत करो, ये सारे ए ना मिटा देने चाहिए, गलत बिहार का इनमें। तो वो ए लेयर वाला एटम ही आपको दिखेगा, ठीक है, जब मैं दूसरी लेयर रखता हूँ। और तीसरी लेयर जब मैंने रखी तो वो ए लेयर वाले के बिल्कुल ऊपर रख दी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए ए लेयर वाला ऊपर एटम है, ये रहा, ये जो मैंने ग्रीन वाला मोटा बना दिया। नीचे एक ए लेयर वाला है जिसको मैंने डॉट से ढक दिया, नीचे एटम, और बीच में है 3 एटम, दिख रहे हैं? सर अपने पेन सुना लेना अलग डिजाइन। देखिए मैं बताता हूँ अब जरा, ये एक एटम था, ठीक है, जिसके ऊपर जो ए लेयर में एक एटम लिया मैंने, ए लेयर में एक एटम, ये नीचे वाला एक एटम ले लिया मैंने ए लेयर का। फिर उसके बाद में देखिए 3 एटम थे नीचे, जरा ध्यान से देखना इनको, मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ दूर दूर बना रहा हूँ। ये वाले तीनों एटम कौन से हैं? ये ब्लू कलर वाले हैं, ब्लू वाले बी लेयर। ये वाले तीनों एटम, ये वाले तीनों दिख रहे हैं, ये तीनों? यस सर। मैंने ये तीनों, मतलब नीचे तो एक एटम है ना इनके, यस। इस एक एटम के चारों तरफ 6 एटम और भी हैं, मैं जानता हूं, तो मैं अगर इसके चारों तरफ 6 एटम और लगा दूं तो आपको अब जरा फील गुड होगा। ये 6 एटम और लगा दिया, अब देखो इनके ऊपर, इस एटम के जस्ट ऊपर 3 एटम लग रहे हैं। क्लियर है? यस सर। तो अब इसके ऊपर, अब इसके ऊपर, ए के ऊपर बिल्कुल परफेक्टली ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये फिर से ए आ गया, तो मैंने फिर से ए एक लेयर बना दी। यस, क्लियर है? यस सर। तो देखिए जरा ध्यान से, मतलब इन तीनों एटम के ऊपर एक लगा हुआ और इन तीनों एटम के नीचे लगा हुआ है, तो यानी इन तीनों एटम के बीच में ये जो वॉइड बन रही है, जो खाली जगह है, इसके ऊपर एक ढक दिया और एक नीचे की तरफ से ढक दिया। समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, जो बी लेयर है, अब ध्यान देना जरा, जो बी लेयर है, अब ये बात ध्यान देने वाली, मैं इसको रब कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। जो बी लेयर है, ठीक है, वो बी लेयर क्या कर रही है, ये जो ब्लू कलर वाली बी लेयर है, वो असलियत में अगर मैं सी जो बी के ऊपर अगर फिर से ए लेयर लगाता हूं, तो ब्लू कलर वाली बी लेयर के 3 एटम्स के एक ऊपर है उसके और एक नीचे है उसके। यस, गॉट इट? हर 3 एटम, ब्लू लेयर के हर 3 एटम के एक तो ऊपर है और एक नीचे है। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। अगर मैं ए लेयर फिर से रिपीट करता हूं तो वो दोनों तरफ से उसका वॉइड ढक गया ना, दोनों तरफ से ढक गया। यस और नॉट? यस यस सर। सर। ठीक है, अब दूसरा देखिए जरा, दूसरा देखिए, अगर मैं सी, ये जो ए और बी लेयर तो आपको समझ में आ गई, बी तो ये ब्लू वाली लेयर है, ए ये नीचे वाली लेयर है। अब मैं जो सी लेयर, मतलब तीसरी लेयर रख रहा हूं, वो ए के बिल्कुल ऊपर नहीं रख रहा हूं, बल्कि सी टाइप की लेयर रख रहा हूं। सी टाइप की लेयर कैसे हो सकती है? तो जब मैं सी टाइप की लेयर रखूंगा तो ध्यान देना जरा,
उस टाइम पर, मतलब ए बी सी क्या करूं मैं, इसके डेप्थ में ये वाले जो मैंने बिल्कुल ऊपर के ऊपर रखा था, इसकी बजाय अगर मैं इन तीनों के, अब ये देखो भाई मैं क्या बना रहा हूँ, दूसरा पेन लेता हूँ, रुकिए, ठीक है, ये देखिए जरा, ये बी जो 3 एटम है इनके ऊपर यहां रख रहा हूं, यहां पर ऐसे, ये दिख रहा है सबको, ये तीनों एटम के बीच में यहां रख रहा हूं। तो जो सी था ना, ध्यान देखो, ये सी आर पार है, इसका होल आर पार है, दिख रहा है? यस, ये किसी को दिखा गया, ये होल आर पार है, सर दिख रहा है। दिख रहा है? मुझे लग रहा नहीं दिख रहा है ना, सबकी आवाज नहीं आ रही। मैं इसका सर कोई वो और मतलब उसके कोई बात नहीं, तीनों के बीच का जो हिस्सा है उसमें है इसको ना। समझाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, हम इसका एक दूसरा डायग्राम देखते हैं, ये वाला, इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। ए बी सी, ये वाला है ए बी, ये रहा भाई वो ए बी। देखिए जरा, ये एक एटम है, ये हेक्सागोनल एटम, ठीक है, रुको, इसके बैक वाले डायग्राम को यहां से मैं कट पेस्ट करके आपके सामने स्क्रीन पे फिर से लेके आता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसको इससे मैच कर सकें। सर ए बी तो समझ आ गया, उसके बाद सी वाला थोड़ा समझने में दिक्कत अरे मैं है। समझ गया बेटा, कोई बात नहीं, वी विल ट्राई दिस, ठीक है, ये थोड़ा सा ना इमेजिन करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार समझ में आएगा, बड़ा मजा आएगा, फिर आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट कि दैट्स नॉट द सिंपल थिंग, जरा कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर टाइम लगेगा, बस यही एक चीज थोड़ी सी मुश्किल लगती होती है बच्चों को, और वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी सबके लिए पहली बार में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब देखिए, मैं ये वाला डायग्राम भी अब आपके सामने ले आया हूँ, ठीक है, दिख रहा है अब ये डायग्राम सबको दिख रहा है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो अब जरा देखिए, अब हो क्या रहा है इसी डायग्राम के अंदर, एक मिनट और करेक्ट करते हैं, जरा ज्यादा फैल गया, ठीक है, तो देखिए जरा, अब इसी डायग्राम के अंदर आप यहां ध्यान देना, ये 6 एटम्स बन रहे हैं, कैसे 6 बन रहे हैं, ये जो सेंटर वाला एक एटम है, इसके चारों तरफ 6 एटम्स हैं, यस, ये वाले 6 एटम्स, 6 एटम्स है ना, नीचे वाली लेयर, पहले वाली लेयर में 6 एटम्स है। तो मैं इसको जरा अब एक और अपने तरीके से भी बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब वो मेरे मेथड से जरा देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक रो बना रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक लाइन है, दूसरी लाइन मैंने कहा था जो दूसरी लाइन बनाएगी वो इसके डेप्थ में बनेगी, ठीक है। कोई जो एटम टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, भावनाएं क्लियर रखिएगा, वो टच कर रहे हैं, ठीक है, हमसे बनते नहीं है ऐसे, क्योंकि मेरे पास कोई प्रकार वगैरह नहीं है, कोई इस तरह का बनाने का सिस्टम। तो देखिए, अब मुझे पता है कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये वाली जो ए रो है, रो ए, तो ये बी रो है ये बी, और ये सी रो है, नहीं ये ए ही है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल एक दूसरे के सामने है, यस सर। तो ये ए ही है। तो इस तरह की एक हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास एक आ गया 2D, 2D तो हमने बना लिया। अब 3D जब बनाते हैं तो ध्यान देना, 3D बनाते टाइम, अब मैं 3D बना रहा हूँ, तो 3D में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, किसी को भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ इन तीनों एटम्स के ऊपर एक एटम रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। अब जरा बताइए, इन तीनों एटम्स के ऊपर एक एटम रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। इन तीनों के ऊपर एक रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। ये तो दिख गया होगा सबको, यस। लेकिन बेटा आप ध्यान देना, मुझे कुछ छोड़ना पड़ रहा है क्या, ये तीनों के ऊपर एक एटम आ सकता था, देखो ये वाला मैंने कहाँ रखा, यहाँ रखा, इसकी बजाय मैं यहाँ तो रख ही नहीं सकता था क्योंकि ये एटम अड़ जाएगा उसके, यस यस सर। तो यानी कि अगर आप एक रो के एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जमा रहे हो तो उसके सारे वॉइड आप कवर नहीं कर सकते, ये वाला वॉइड आप कवर नहीं कर सकते, है ना, तो आप इससे नेक्स्ट वाला ये वाला वॉइड कवर करोगे, यहाँ जो इस एटम की वजह से जो बनेगा ये वॉइड कवर हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो ये अब आपको कुछ समझ में आया होगा। अब दूसरा देखिए, अब मैं यहाँ पर फिर ये भी रख रहा हूँ, ये भी रख रहा हूँ, ये लो दूसरी लेयर, क्योंकि लेयर तो वैसी आएगी जैसी है, ये दूसरी लेयर मैंने रख दी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, नो सर। नहीं है सर। तीसरी लेयर देखिए, अब जरा तीसरी लेयर कहाँ आएगी, अगर मैं तीसरी लेयर जस्ट रेड वाली लेयर के जस्ट ऊपर रख दूं तो क्या आ जाएगा, वो ए बी लेयर वाला पैटर्न आ जाएगा, क्लियर है? यस सर।
लेकिन अगर मैं तीसरी लेयर को, अब जरा ध्यान देना, तीसरी लेयर को भी मैं कुछ अलग तरीके से रख सकता हूं। देखो ये वाला वॉइड, इस वॉइड के ऊपर तीसरी लेयर रख रहा हूं, तो क्या ये रेड वाली लेयर के ऊपर है क्या? नो सर। क्या ग्रीन वाली पे ये ग्रीन वाली लेयर के ऊपर है क्या? नो सर। तो एक तीसरी लेयर भी अलग आ गई, ठीक है। तो अब देखिए जरा, ये तीसरी लेयर हो गई, फिर ये भी तीसरी लेयर हो गई। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा इमेजिन आउट होने लग जाएगा, ये भी तीसरी लेयर होगी, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा सही, ग्रीन के ऊपर ही तो है। क्या बेटा? ग्रीन के ऊपर ही तो है ये। ग्रीन के जस्ट ऊपर आपको ऐसा लग रहा है? ग्रीन के बिल्कुल सीध में कैसे है यार, कमाल कर रहे हो बेटा, बताओ। ग्रीन वाली लेयर के जस्ट ऊपर कोई लेयर है क्या? ऊपर तो है, मतलब उनके जस्ट मतलब पैरेलल में है क्या? उसके बिल्कुल स्टैंडिंग में ऊपर है? नो सर। रेड के भी ऊपर नहीं है। ये बात समझ में आ रही है क्या? दोबारा से बताओ, मुझे रिकॉल करो, ये कंफ्यूजन होनी चाहिए। अब नहीं सर आ गया। समझ में आ रहा है सबको? इस तरह आ रहा है। ए लेयर के ऊपर मैंने बी लगाई ग्रीन वाली, और मैंने उसके डेप्थ में लगाई कहीं और सी लगाई, वो तीनों से अलग, वो दोनों से अलग है, मतलब ए बी सी तीनों लेयर अलग है। अब सी लेयर लगाने के बाद अगर मैं डेप्थ में ही, मतलब दो एटम्स के बीच में ही कहीं गड्ढे में जो गड्ढा बन रहा है, वॉइड बन रहा है, उसी के अंदर कोई एटम लगाऊंगा तो पक्का ए का ही होगा। चौथी लेयर ए वाली के बिल्कुल सीधे में आएगी, पक्की बात है ये। इसको इमेजिन ना भी करोगे तो भी चलेगा, चौथी लेयर ए वाले के बिल्कुल सीधे में आएगी। क्लियर है? यस सर, क्लियर। तो यानी कि ये पैटर्न हो गया आपका ए बी और सी पैटर्न, ए बी सी पैटर्न। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ए बी सी पैटर्न हो गया। तो हम यहाँ पर जो दो लेयर तक पैटर्न बनाते हैं वो तो सबका सेम रहता है, ये ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात। जो दो लेयर तक पैटर्न बनता है वो तो सबका सेम है, लेकिन दो लेयर्स के बाद जो तीसरा पैटर्न बनता है तो वो मैं ए के बिल्कुल सामने रख सकता हूँ, या फिर ए और बी दोनों के ही सामने नहीं, वो तीसरी लेयर आ सकती है। तो देखिए जब हम सी बना सकते हैं। अब देखिए, हाँ अब देखिए जरा यहां से कि अब वो क्या होता है कि जब दो एटम्स, जब आप इसको नोटबुक और पेन से बनाएंगे, और रुकिए जरा मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं एनसीईआरटी में और इसको ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। वहां पर शायद बेटर बना रखा है एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी का एक डायग्राम और आपको दिखा देता हूँ, फिर उससे आपको और बेटर हो जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर ये अच्छा डायग्राम दे रखा है इन्होंने कि कैसा है और क्या है ना। 11th 12th सर कोई ग्रुप में मैसेज कर रहा है, उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही अभी। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही उसकी? भाई इसका मैं क्या इलाज बताऊं बेटा? इसका मैं क्या इलाज बता सकता हूँ बेटा? क्लास ज्वाइन तो होनी चाहिए डेफिनेटली, आप सबकी हो रही थी है ना भाई। अब तो क्लास जा ही चुकी है, बोलो हम बंद करने वाले हैं, ठीक है। सर बोलता हूँ अगली क्लास के लिए क्या अगली क्लास ज्वाइन कर ले भाई? तो बस मैं वो डायग्राम समझाऊंगा आपको एबीसी, फिर उसके बाद वाला बाद में ही करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक मैंने ओपन कर लिया और इसके अंदर सॉलिड 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 सॉलिड, ठीक है 1 2, ये रहा, यस मिल गया था, बेस्ट एवर डायग्राम। मजा आ जाएगा आपको इसको देख के। ये डायग्राम मैं सोच रहा था, मैं कहा ये तो कई बार क्या होता है कि ज्यादा रंगीन डायग्राम भी अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब रंगीन का मतलब ये जो इन्होंने दिखा रखा है ना, ब्लैक एंड व्हाइट की जरूरत नहीं है। खैर एनसीईआरटी भी रंगीन है, ऐसी बात नहीं है। अरे क्या हुआ अभी? आ गया, ठीक है। ठीक है, अभी मैं इसको नेक्स्ट पेज पर चिपका रहा हूँ, ठीक है। देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा वाइड करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि ये बेटरली आपको दिखाई दे। इसमें वो तीसरा वॉइड आपको समझना बहुत जरूरी है। एबीसी पैटर्न को समझाना एक अलग मैटर है, लेकिन वो वॉइड का वैल्यू आपको पता होनी चाहिए वो कैसे आ रहा है। अगर वो नहीं आएगा तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी, सीधी सी बात है, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। अभी देखिए बेटा, अब इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा ना कि अगर मैं, ये ए लेयर है, ये है ए लेयर, ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये है बी लेयर।
बी लेयर, ए बी तो ठीक है। अब अगर सी लेयर में रखता हूं तो देखो ये इसके बिल्कुल ऊपर रख सकता हूं यहाँ पे एटम, यस। अगर मैं पूरी लेयर में ए वाले एटम्स के जस्ट ऊपर एटम रख दूं, जस्ट ऊपर, तो आप ध्यान से देखिए इन्होंने टी और ओ दे रखा है, टी और ओ का मतलब ए के बिल्कुल ऊपर रख दिया। अब ध्यान देना ये वाला आपको परफेक्टली समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता था, ठीक है। जरा देखो मैंने इसके ऊपर जस्ट एक एटम रख दिया, यहाँ ये रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, तो इसके नीचे आपको ये देखो ये वाला ये 6 एटम आपको नजर जरूर आएंगे जो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। यस, ये 6 एटम नजर आ रहे हैं नीचे वाले। इन 6 एटम के जस्ट एक बीच में सेंटर में भी एटम है जिसके चारों तरफ मैंने ये रेड लाइन लगाई है, समझ में आ गया, जिसके ऊपर टी लिखा हुआ है, यानी नीचे वाला एटम जो उसके ऊपर टी लिखा हुआ है। क्लियर है? यस सर। और फिर देखो इन 6 के ऊपर, मतलब ये 6 तो आपको क्लियर हो गया। अब इनके ऊपर इन्होंने ये डॉट वाले एटम्स भी लगा रखे हैं, ये डॉट वाले दिख रहे हैं, ये डॉट वाले तो 3 ही एटम लगेंगे उन 6 के ऊपर। ये समझ में आया? ये बी लेयर है, ये जो 3 एटम्स है ये बी लेयर है। और जो सी लेयर मैंने लगाई है जो तीसरे लेवल वाली, मतलब इन डॉट वाले चलो मैं इन डॉट वालों को रेड कर देता हूँ, ठीक है। मतलब बी लेयर को भी मैंने रेड कर दिया, बस इतना याद रखिए, ये बी लेयर है और इसको मैंने कर दिया रेड। अब मैं बना रहा हूं सी लेयर, तो सी लेयर में जस्ट इसके ऊपर बना देता हूं ऐसे ग्रीन वाली, समझ में आ रही है सी लेयर? यानी कि मैं ए लेयर के जस्ट ऊपर सी लेयर बना रहा हूं। ए और बी आपको अब साफ साफ नजर आ रहे हैं कि नीचे वाली लेयर ए है, रेड वाली लेयर जो वो बी है, और ब्लैक एंड व्हाइट वाली जो डार्क में है वो ए है, और सी लेयर में जस्ट ए के ऊपर बना रहा हूं। तो क्या हुआ, मतलब इन ये जो 3 एटम बीच में फंसे हुए हैं, ये रेड वाले 3 एटम बीच में फंस जाएंगे, एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक इसके नीचे है, ऐसा होगा ना? यस, क्लियर है? हाँ भाई बोलिए। यस सर, क्लियर है। एक एटम ये रहा, इसके ऊपर 3 एटम है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और इनके ऊपर एक और एटम मैंने रख दिया, ये कुछ ऐसा बनेगा, समझ में आ गया? अब अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ से बंद हो रहा है, दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी बंद है ना। इन 3 एटम्स के नीचे भी एक एटम लगा हुआ है और मैंने एक ऊपर और रख दिया, तीनों एटम्स के, तो ये बंद हो रहा है। क्लियर है? यस सर। अब देखिए जरा, अगर मैं ऐसा ना करूं, इसके ऊपर ना रखूं, बल्कि मैं एक तीसरी लेयर बनाऊं जो कि ना ए के बराबर हो ना बी के, ए और बी के बराबर नहीं है, मैं यहां रख रहा हूं। अब जरा ध्यान में देना, क्या ये एटम ए लेयर के बिल्कुल पैरेलल में ऊपर आ रहा है या बी लेयर के बिल्कुल पैरेलल में ऊपर आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा। यानी कि अगर आप ए और बी के पैरेलल में नहीं आ रहा, 2 लेयर्स और तीसरा, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर मैं यहां रखूंगा तो तीसरी लेयर बन जाएगी सी लेयर, ये है सी लेयर। समझ में आ गया भाई सी लेयर कौन सी? यस सर, आ गया। तो 2 तरह के पैटर्न क्रिएट किए जा सकते हैं, या तो ए बी के बाद ए लेयर वापस ऊपर आ जाए तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगी। लेकिन अगर ए बी के बाद अगर मैं सी लेयर जो ना ए के ऊपर है ना बी के ऊपर है, बिल्कुल उन दोनों से भी अलग है, अगर ये करता हूं तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को, वो जिस भी वॉइड को कवर करे उसको ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। क्योंकि देखो, क्या मैं टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए यहां पर एक एटम रख सकता हूं? नहीं रख सकता। सी के पैरेलल में यहां एक एटम नहीं रख सकता क्योंकि इस एटम को काटेगा ये, तो मुझे कहां रखना होगा? मुझे दूसरा एटम भी यहीं रखना होगा और वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ही कवर करेगा। और वो वॉइड नीचे से खुला है, आर पार है, काफी गहरा है। यस, समझ में आया? यस सर। सर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 2 तरह के पैटर्न पॉसिबल हैं, यही है इसका मीनिंग। तो यहां जो मैं आपको बता रहा था कि अगर हम ऐसा करते हैं दूसरी लेयर रखने के बाद तीसरी लेयर में, ये जो इन्होंने ए, ये बी और सी दिखा रखे ना, अब ये वो कह रहा है कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, एक ऑक्टाहेड्रल बनेगा। कब बनेगा? और ये बी सी से यहां से आपको क्लियर नहीं होगा, वो आपको यहां से क्लियर होगा कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। एनसीईआरटी में ज्यादा बेटर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, तो हम अब यहां पर बात करते हैं ए बी पैटर्न। अगर ए बी सी पैटर्न आता है, ए बी सी, ठीक है, फिर बी सी, क्या आ रहा है, बी ए सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये भी ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी पैटर्न। अगर ए बी सी पैटर्न होता है हर जगह पर,
तो याद रखना इन्होंने थोड़ी गड़बड़ करी यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है अभी क्यूबिक क्लोज पैकिंग का एबीसी पैटर्न, जिसकी अरेंजमेंट टाइप पैकिंग जेड की वैल्यू 4 है। 4 किस में होती है? बॉडी सेंटर्ड में, यस। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, ठीक है, फेस सेंटर्ड, सॉरी बॉडी सेंटर कह रहा हूँ, और पैकिंग एफिशिएंसी 74 होगी। सीसीपी इसको बोलेंगे, कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग होती है, ये परफेक्ट कॉम्पैक्ट क्लोज पैकिंग होती है, फेस सेंटर्ड, यस। समझ में आ गया सबको? ये ये सर आगे फेस सेंटर्ड होती है, फेस सेंटर्ड होती है। और अगर आप फेस सेंटर्ड ना करके एबी टाइप की क्लोज पैकिंग करते हैं, यानी एबी का मतलब ये जो दो लेयर्स हैं आपके सामने, ठीक है, इन दोनों लेयर्स के ऊपर सीधा सीधा आप तीसरी लेयर ए वाली चढ़ा देते हैं, सीधा ए के पैरेलल में तीसरी लेयर आ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं क्या? वो आ जाएगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो फेस सेंटर्ड है, ठीक है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये सबसे अलग है। याद है मैंने एक यूनिट सेल बताई थी जो सबसे अलग है, तो 6 एटम ये रहे, बीच में एक एटम है और यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, फिर बीच में एक एटम। मैंने बोला था ये ट्रायंगल के अंदर जो वॉइड बनेगा ना, खाली जगह, ये देखो ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, वो नेक्स्ट में दिखा दूंगा, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसके बीच में जो खाली जगह, इसको ये ढक रहा है और ये ढक रहा है, ठीक है। लेकिन हेक्सागोनल में एचसीपी में ऐसा होता है, तो यहाँ देखिए अब इस ट्रायंगल के चारों तरफ 6 एटम ये रहे, हेक्सागोनल बना रहा है, बीच में एक एटम है, 3 एटम ऊपर है, 3 एटम नीचे है, क्लियर है? तो यानी कि अगर मैं इसको ए मानूं, ये अगर ए है तो ये बी है, तो नीचे इसके लिए बी आएगा, फिर से ए आ जाएगा, फिर से आप एक एटम फिर से लगा सकते हैं, अकेले एटम से भी ए दिखा सकते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ बाकी के 3 तो आप शो कर ही सकते हैं। यस, क्लियर हुआ ये कुछ? यस सर, हो गया। इस तरह की 2 तरह की भाई पैकिंग आएंगी, दोनों को बना के देखिएगा, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हालांकि इस पैकिंग को ऐसे बनाते हैं तो ये एक्चुअल में ऐसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी, फेस सेंटर्ड होता है ऐसा, इसको बनाना आसान है, इसको समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पहले इसको बनाइए, फिर इसको बनाने की कोशिश करना, इसको भले ही रहने भी देंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये चीज पूरी कीजिएगा, आपको ये तीनों चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर, सर हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे फ्रूट सेलर की शॉप पे हम देखते हैं। हाँ बिल्कुल वैसा, लेकिन वो फ्रूट सेलर ना मतलब ए बी सी लेयर वाली जनरली नहीं बनाता, वो ए बी टाइप बना देता है, और कई बार सी लेयर वाली जैसे वो पिरामिडल बना देता है। एबीसी बनाता है शायद, वो मुझे नहीं पता है वो कौन सी बनती है, लेकिन कुछ इसी तरह का पैटर्न बनता है। यू आर राइट बेटा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। भैया मैं आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी को डाउट है तो पूछ लेना, वरना आपकी दूसरी क्लास भी